नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बताते हैं आपको एक खुशखबरी। राम मंदिर के निर्माण के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि 2023 तक राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और उस भव्य मंदिर का दर्शन कर पाएंगे। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर को समझेंगे। हम मौजूद हैं और आप इस समय राम जन्मभूमि परिसर में और अपनी आंखों से आप देखिए कि किस तरीके से मंदिर निर्माण हो रहा है। ये मंदिर निर्माण के लिए जो बुनियाद भरी जानी थी उसकी 48 लेयर बन करके तैयार है। भव्य मंदिर में विराजेंगे श्री राम। 98% डेंसिटी की चट्टान है ये चट्टान मंदिर का आधार बन गया है, यही फाउंडेशन है। पूरा हुआ पहले चरण का काम। निर्माण का पहला फेज पूरा हो गया है। तैयार हो गया मंदिर का आधार। यहाँ से खुदाई चालू हुआ था और इसी लेवल पे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 5 अगस्त 2020 को यहाँ पे पूजा किया था, भूमि पूजा। सपना हो रहा साकार। और दूसरा फेज पूरा होने के बाद आपको एक बार फिर दिखाएंगे। बाद में तीसरा फेज होगा, उसको भी पूरा करने में 3 से 4 महीने लग सकते हैं। 2023 तक भव्य राम मंदिर होगा तैयार। देखिए अयोध्या में किस गति से राम मंदिर निर्माण का कार्य प्रगति पर है। कोरोना महामारी से उत्पन्न हुई परेशानी और इन दिनों उत्तर भारत में हो रही भीषण वर्षा के बावजूद काम जारी है, जो आशा जगा रही है कि आस्था की लड़ाई की वजह से सालों तक टाट में रहने वाले भगवान श्री राम जल्द ही भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। अब यहाँ इसके बाद राफ्ट का काम होगा और पत्थर लगने शुरू हो जाएंगे, इसलिए ये दृश्य देश दुनिया के सामने जाना चाहिए। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर निर्माण के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। राम मंदिर का आधार बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। गर्भगृह के नीचे 14 मीटर मोटी चट्टान ढाली गई है, जबकि बाकी जगहों पर 12 मीटर मोटी चट्टान ढाली गई है। अब इसके बाद रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए जो प्लिंथ का निर्माण होना है वो होना है। मंदिर निर्माण के पहले चरण का ये कार्य उस समय पूरा हुआ जब कुछ महीने बाद ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है और भगवान राम का मंदिर सालों से यूपी चुनाव का मुख्य मुद्दा रहा है। तभी तो चुनाव से ऐन पहले कई दलों के नेताओं का अयोध्या आगमन भी शुरू हो चुका है। रामलला के मंदिर निर्माण के लिए प्लिंथ का निर्माण किया जाएगा, जिसमें मिर्जापुर के बलुआ पत्थर रखे जाएंगे। अवधपति का ये मंदिर भव्य होगा। निर्माण बेहद तीव्र गति से हो रहा है। बता दें कि राम मंदिर 3 मंजिला होगा। गर्भगृह में रामलला होंगे तो दूसरे तल पर राम दरबार विराजित होगा। मंदिर का परकोटा 6.5 एकड़ में बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि बनने वाला राम मंदिर करीब 500 सालों तक सुरक्षित रहेगा। राम मंदिर दिसंबर 2023 तक बनकर पूरा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो राम मंदिर का काम काफी तेजी से चल रहा है। इसके मायने को समझने की कोशिश करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर यही रफ्तार रही तो दिसंबर 2023 तक मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यूपी में चुनाव भी है, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास किया था। आपको बता दें कि यह राम मंदिर जो बन रहा है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर होगा। दुनिया का सबसे बड़ा धर्मस्थल है अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया में यह स्थित है। यह मंदिर असल में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक भी है। तो राम मंदिर जब बनकर तैयार होगा तो यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर होगा। अगली खबर का रुख करते हैं और बात करते हैं पीएम मोदी के जन्मदिन की। कल पीएम मोदी का बर्थडे है, लिहाजा बिहार ने बड़ा गिफ्ट देने की तैयारी की है। कल मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जाएगा और भी कई कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं जो पीएम मोदी के बर्थडे को ग्रैंड बनाएंगे।
तैयारी पर पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर इस तैयारी के मायने भी समझेंगे। 17 सितंबर 2 मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। इस दिन एक ओर भगवान विश्वकर्मा की पूजा होती है, तो दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है। और इस खास मौके पर बिहार विशेष उपहार देने की तैयारी में जुटा है। दरअसल कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने तय किया है कि इस दिन मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाकर प्रधानमंत्री को जन्मदिन का तोहफा दिया जाए। और इसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। बहुत बड़े पैमाने पर टीकाकरण है और आप लोग जब देखिएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है 17 तारीख को, उस दिन जो है बिहार में टीकाकरण कुछ कितनी बड़ी संख्या में होगा, ये सब आप लोग को हम लोग बता रहे हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए बिहार सरकार ने विशेष तैयारी की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने यह तय किया है कि 17 सितंबर को वैक्सीनेशन का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा जाए और इसके लिए बिहार में करीब 15,000 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे, जहां 50,000 से भी अधिक स्वास्थ्यकर्मी मौजूद होंगे। देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के दिन पूर्व के वर्षों में भी सेवा कार्य हुए हैं। इस वर्ष इस कोरोना के संकट के समय में हम लोगों ने तय किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन बिहार में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। तो पीएम मोदी के जन्मदिन को खास और ऐतिहासिक बनाने के लिए बिहार में मुकम्मल तैयारी की जा रही है। उम्मीद है कि बिहार के इस गिफ्ट को पीएम मोदी जरूर पसंद करेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और आरा से हिमांशु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो पीएम मोदी को बिहार का ये गिफ्ट क्यों खास है, ये समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल पीएम को बिहार बड़ा गिफ्ट देने जा रहा है। कल बिहार में मेगा वैक्सीन ड्राइव चलाया जाएगा, जिसमें 30 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगेगा। 14,000 से ज्यादा वैक्सीन सेंटर इसके लिए बनाए गए हैं। महाअभियान सुबह 8 बजे से देर रात तक चलेगा, ताकि जो लक्ष्य दिया गया है उसको पूरा किया जा सके। और इस महीने के अंत तक बिहार में 5.5 करोड़ लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार अपने 6 करोड़ के लक्ष्य के काफी करीब है। आपको याद होगा कि बिहार ने 6 महीने में 6 करोड़ टीका देने की बात कही थी। इधर बीजेपी भी सेवा और समर्पण अभियान चलाएगी। 20 दिनों तक ये अभियान चलेगा। जाहिर है पीएम मोदी ने बिहार को बहुत कुछ दिया है, लिहाजा बिहार पीएम मोदी का जन्मदिन भव्य तरीके से मनाने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए बीजेपी ऑफिस में जोरदार तैयारी है। ऑफिस को सजा दिया गया है, साथ ही नमो टी स्टॉल भी लगाया गया है, जहां लोगों को चाय मिलेगी तो कई मुद्दों पर चर्चा भी होगी। इसके अलावा सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। बिहार बीजेपी ऑफिस में तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इसे लेकर बिहार बीजेपी में जबरदस्त चहल पहल दिख रही है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, मानो कोई उत्सव सा हो। कई सारे स्टॉल लगाए गए, लेकिन हम जिस स्टॉल की तस्वीर आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं उस स्टॉल को देखिए। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र और जन्म दिवस की अनंत बधाई के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस स्टॉल का नाम देखिए, ये यहाँ पे नमो चाय लिखा हुआ है। जी हाँ, जो हम लोगों ने 2014 में लोकसभा चुनाव के समय नमो चाय की चर्चा सुनी थी, बिहार बीजेपी के नेताओं ने ऐसे कई स्टॉल बना रखे जिसमें नमो चाय इस स्टॉल का नाम दिया गया है। और सजल जाए हमारे साथ बीजेपी की महिला नेत्री। मैम, ये नमो चाय क्या है, यहाँ पे क्या कुछ होने वाला है? सेवा और समर्पण का कार्यक्रम हम लोग मना रहे हैं। तो कल जितने भी हमारे लोग आएंगे वो सभी को हम लोग सेवा भाव से यहाँ चाय पिलाएंगे और जितने भी कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के हो रहे हैं चाय पियेंगे और कार्यक्रमों की चर्चा करेंगे। और भी
पोस्टर लगाया गया है नरेंद्र मोदी ऐप। ये क्या है मैम, और नमो ऐप डाउनलोड करने के? नमो ऐप माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सभी जानते हैं कि ये है चर्चित। हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने नमो ऐप लॉन्च किया था, और ये नमो एक वहाँ सेल्फी भी हमारा बना है, सेल्फी सेंटर भी बना है। तो नमो ऐप सभी लोग डाउनलोड करेंगे, और हमने प्रयास किया है कि मेरे चाय पर जो आए वो इस नमो ऐप को लोड करें और चाय पी करें यहाँ से। हम इस वक्त मौजूद है, यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जनसेवा के अनवरत 20 वर्ष, यानी कि यहाँ पे जो लोग खड़ा होंगे कल यहाँ पर पहुंचेंगे। और हाँ, ये हमारा जो सोशल मीडिया है बिहार प्रदेश का, उन्होंने ये सेल्फी पॉइंट बनाया है, और जितने भी लोग हमारे कार्यक्रम में यहाँ आएंगे, प्रदर्शनी देखेंगे, वो सब यहाँ पर खड़े होकर के सेल्फी लेंगे अपनी। बीजेपी दफ्तर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीरीज बॉल लगा दिया गया है, मानो दिवाली सा एहसास कराने की कोशिश की जा रही है, और बिहार बीजेपी की तरफ से जबरदस्त तैयारी भी है। पूरे कार्यालय को हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, पूरे कार्यालय को सीरीज बल्ब से सजाया गया है, और मानो आज जैसा एक उत्सव सा माहौल बन गया है बीजेपी दफ्तर में, और नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े कटआउट भी लगाए गए हैं। और ठीक हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, हमारे पीछे हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, मंच बन के तैयार हो गया, और यहाँ पे बीजेपी के तमाम बड़े नेता कल जन्मदिन के मौके पर मौजूद रहेंगे, और कई सारे कार्यक्रम भी कल यहाँ से संपन्न होंगे। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो बिहार बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भव्य तरीके से मनाना चाहती है। नमो टी स्टॉल बनाए गए, इन सभी के मायने को समझते हैं। दरअसल चाय पीएम मोदी के जीवन का एक अहम अध्याय है। आपको बता दें कि बचपन में नरेंद्र मोदी चाय बेचा करते थे। मतलब ये कि नरेंद्र मोदी का जीवन संघर्ष से भरा रहा है, और संघर्ष से पीएम मोदी शिखर तक पहुंचे हैं। पीएम मोदी की जीवन ये बताता है कि संघर्ष और कर्म से कुछ भी संभव है, यानी कि दुनिया में अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं है। आज पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। पीएम मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता हैं प्रधानमंत्री, और इसीलिए बीजेपी, खासकर बिहार बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ये चाहती है कि इसको भव्य तरीके से मनाया जाए, पेश किया जाए। और अब बात करते हैं रेड की, कमाई पर रेड की। निलंबित आईपीएस राकेश दुबे के ठिकानों पर छापेमारी में अब तक 2 करोड़ 55 लाख की संपत्ति का खुलासा हुआ है। आय से अधिक संपत्ति मामले में ईओयू ने आज 4 ठिकानों पर छापेमारी की है। जांच में पता चला है कि राकेश दुबे के कई बिल्डरों से कारोबारी संबंध हैं, साथ ही उन्होंने अवैध कमाई से करोड़ों रुपए सूद पर लगा रखे हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। बालू की अवैध कमाई करने वालों पर शिकंजा जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने सस्पेंडेड एसपी राकेश कुमार दुबे के 4 ठिकानों पर छापेमारी की। पटना में घर और फ्लैट के साथ साथ झारखंड के जसीडीह में पुश्तैनी मकान और वहां के एक होटल में ईओयू ने रेड मारी। सस्पेंडेड एसपी राकेश दुबे के ठिकानों पर छापेमारी की 3 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 4 टीमों ने एक साथ 4 ठिकानों पर छापा मारा। ईओयू की पहली और दूसरी टीम ने पटना के एसके पुरी और अभियंता नगर स्थित फ्लैट को खंगाला, तो वहीं तीसरी टीम ने झारखंड के सिमरिया गांव स्थित पुश्तैनी घर पर रेड मारी, तो चौथी टीम ने जसीडीह में ही राकेश दुबे के होटल सचिन रेसिडेंसी पर धावा बोला। दरअसल बालू के अवैध खनन मामले में राकेश कुमार दुबे समेत बिहार पुलिस के 2 आईपीएस अधिकारियों पर माफिया के साथ साठगांठ करने का आरोप लगा है। आरोप को आधार बनाते हुए राज्य सरकार ने 2 महीने पहले 14 जुलाई को दोनों ही आईपीएस अधिकारियों को एसपी पद से सस्पेंड कर दिया था। उस वक्त राकेश कुमार दुबे भोजपुर के एसपी हुआ करते थे। दरअसल भोजपुर में पदस्थापना के दौरान राकेश दुबे पर यह आरोप लगा था कि बालू माफियाओं से इनकी साठगांठ रही है, और इसी को लेकर पहले इनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई। विभागीय कार्रवाई भी चल रही है, और आज आर्थिक अपराध इकाई की टीम इनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सुनील कुमार सिंह जो एसडीओ थे डेहरी ऑन सोन के, निलंबित एसडीओ, उनसे ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति मामले में शुरू हुई, और इसके बाद 2 डीएसपी, 1 एमबीआई और आज एक आईपीएस अधिकारी के खिलाफ ये छापेमारी चल रही है। माना जा रहा है कि ईओयू का अगला टारगेट सस्पेंडेड एसपी सुधीर कुमार पोरिका है।
बालू माफिया से 60 गांठ रखने के आरोप में अब तक 40 से अधिक अधिकारियों पर एक्शन हो चुका है। पटना से संजय कुमार और देवघर से मनीष कुमार दुबे की रिपोर्ट। तो ईओयू की यह कार्रवाई कितनी अहम है यह समझ लेते हैं। दरअसल यह साफ हो चुका है कि अधिकारियों से 60 गांठ कर बालू माफिया बालू का खेल करते हैं, काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाते हैं। अब तक 2 करोड़ 55 लाख की संपत्ति का खुलासा हुआ है। राकेश दुबे के कई बिल्डरों से संबंध की बात भी सामने आ रही है। आप समझ सकते हैं कि इस कार्रवाई की अहमियत क्या है। राकेश दुबे काली कमाई से सूद ब्याज का भी काम करते थे। दरअसल 2 आईपीएस अधिकारियों पर माफिया के साथ 60 गांठ का आरोप लगा था। राकेश दुबे उन्हीं में से एक हैं। आज 4 ठिकानों पर ईओयू ने रेड डाली है। करप्शन को लेकर नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, लिहाजा भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। बालूकांड में अब तक करीब 40 से अधिक अफसरों पर एक्शन हो चुका है। 4 सितंबर को डीएसपी पंकज रावत के घर पर रेड हुई थी। पटना से लेकर हरियाणा तक में प्रॉपर्टी सामने आई थी। वहीं रियल एस्टेट से लेकर बीमा पॉलिसी में बड़ा इन्वेस्टमेंट भी मिला है। 15 दिन पहले भी ईओयू ने डीएसपी तनवीर अहमद के 2 ठिकानों पर रेड की थी। बालू माफिया से 60 गांठ के आरोप में 4 डीएसपी निलंबित किए गए थे और उसके बाद शिकंजा कस्सा चला गया, कार्रवाई होती चली गई और अब खुलासे होते जा रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। सीमांचल में घुसपैठ को लेकर बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय के दिए बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। विपक्ष ने जहां सरकार को आड़े हाथों लिया है तो सत्ता की भागीदार जेडीयू और हम पार्टी ने भी नाराजगी जताई है। अब मुजफ्फरपुर के बीजेपी सांसद अजय निषाद ने भी घुसपैठ को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे सियासत और गर्मा सकती है। बिहार के राजस्व एवं भू सुधार मंत्री और बीजेपी विधायक रामसूरत राय के बयान से बिहार की सियासत गर्मा गई है। सीमांचल में घुसपैठ का आरोप लगाते हुए रामसूरत राय ने कहा था कि घुसपैठिए विदेशी पैसों का इस्तेमाल जमीन खरीदने में कर रहे हैं। सुनिए रामसूरत का वो बयान। सच्चाई है कि सीमांचल इलाकों में घुसपैठी आ रहे हैं, बाहर के लोग बस रहे हैं। स्थानीय लोगों से मुझे जानकारी मिली है, बताया कहीं पर जिनकी संख्या अधिक है, एक समुदाय की संख्या अधिक है, वहाँ पर उनके थ्रू बाहरी लोगों को ला करके और विदेशी पैसा लोगों को ला करके और वहाँ के लोकल जो स्थानीय उनको लगता है कि जमीन दूसरे का मैं बेचवा दूंगा तो लाख करोड़ रुपया हमको मिल जाएगा। इस लाभ में वो ये नहीं समझ रहे कि देश का नुकसान हो। मंत्री रामसूरत राय के इसी बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। सत्ता की भागीदार जेडीयू ने ऐसे बयान पर नाराजगी जताई है, जबकि हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी ऐसे बयान को गठबंधन धर्म के लिए उचित नहीं बताया है। मुझको लगता है कि कोई भी मंत्री जो सरकार ही है उनको इस तरह के बयान से बचना चाहिए। अगर कहीं इस तरह की बात हो रही है अपने राज्य में तो मंत्री लोगों की जवाबदेही है उस पर कार्रवाई करने की। तो बात नहीं है, इसलिए रामसूरत राय जी अगर बोलते हैं तो उनको नहीं बोलना चाहिए था। वो अपना कैबिनेट में या मुख्यमंत्री से विचार करते और अकॉर्डिंगली जो उपाय हो सकता था कि घुसपैठी ना हमें वैसा करना चाहिए था। पेपर में जाने के बजाय उनको इस तरह की बात करनी चाहिए थी जो उन्होंने नहीं की। बिहार के खनन मंत्री जनक राम भी रामसूरत राय के बयान का समर्थन करते नजर आए, जबकि बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कहा है कि बांग्लादेश से घुसपैठ की वजह से क्राइम का ग्राफ बढ़ता है और इसका खामियाजा हिंदू समाज से जुड़े लोगों को उठाना पड़ता है। इस पर आप हम सबको ध्यान रखने की और नजर रखने की जरूरत है। अगर इस तरह के कोई व्यक्ति अगर आता है तो देश की शक्ति कमजोर होगी, ताकत तो हम संगठित नहीं हो पाएंगे और कहीं ना कहीं उनकी कुत्सित मानसिकता है कि चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे असम हो, कहीं भी बांग्लादेशी घुसपैठी अगर आते हैं, भारत में बसते हैं तो भारत के साथ समझिए यहाँ पर क्राइम का रेशियो बढ़ जाता है। जितना भी लूटपाट की घटनाएं हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ जाती है। इसका शिकार जो मैक्सिमम होते हैं वो हिंदू वर्ग के लोग होते हैं। इधर मुख्य विपक्षी आरजेडी और कांग्रेस ने मंत्री रामसूरत राय के बयान पर बिहार सरकार को आड़े हाथों लिया है
और बीजेपी जेडीयू के बीच मतभेद की बात कही है। बीजेपी कह रही है कि घुसपैठी आ रहे हैं और जेडीयू कह रही है नहीं आ रहे हैं। आखिर सरकार में शामिल दोनों दलों के बातों में विरोधाभास क्यों है? बंगाल चुनाव से भी पूर्व भारतीय जनता पार्टी का इसी प्रकार का बयान आता था और अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो घुसपैठिए, पाकिस्तान, आतंकवाद की चर्चा वो करेंगे। बीजेपी कोटे के बिहार के मंत्री रामसूरत राय मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा सीट से विधायक हैं। सीमांचल में घुसपैठ को लेकर दिए उनके बयान पर जहां सियासत गरमाई हुई है, तो उनके ही इलाके के बीजेपी सांसद अजय निषाद भी उनके समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। घुसपैठ पर बयानों के तीर से नहीं लगता कि सियासत का उबाल जल्द शांत होने वाला है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश, सुपौल से अमित झा और पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।